नमस्ते बच्चों। चलिए, तो लास्ट क्लास में आपने देख लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज डिफाइन कैसे की गई है। तो इट वाज डिफाइंड एज किसी भी एक का चार्ज और दूसरे का उस लोकेशन पर पोटेंशियल मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे फटाफट देख लेते हैं अपन। फॉर ए पॉइंट चार्ज सिस्टम, मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q2 और उनके बीच में सेपरेशन R है, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी आता है बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये बिल्कुल ग्रेविटेशन से लिया गया है, ठीक है, Gm1m2/R। इसे आप लिख सकते हैं, U कैन बी रिटन एज Q1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू 2, or you can write Q2 potential due to 1 at location of 2। so, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो यहां से आपके पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। अब आपको सपोज 3 या 4 दिए हुए हैं, तो ग्रेविटेशन का ही आइडिया है, मैं इधर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। सपोज आपको 3 पेयर्स दिए हुए हैं, ऐसा Q1 Q2 Q3, रेस्पेक्टिव सेपरेशंस दिए हुए हैं इनका, सपोज A B C। तो पोटेंशियल एनर्जी हर एक पेयर की वजह से लिखनी पड़ती है U12 U23 U31, ठीक है। सो 1/4πε0 ये टर्म कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई B प्लस Q3 Q1 डिवाइडेड बाई C। सो दिस विल बी द टोटल एनर्जी। ऐसे आप बहुत ज्यादा अगर दिए हुए हैं तो हर एक के आपको पेयर की एनर्जी लिखनी पड़ेगी, और मैंने जो शॉर्टकट ग्रेविटेशन में बताया था वो यहां भी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो चलिए, लेट्स डायरेक्टली मूव टू ए क्वेश्चन हियर विच वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो क्वेश्चन इज वी हैव 3 पॉइंट चार्जेस, नेमली प्लस Q। वी हैव 3 पॉइंट चार्जेस नेमली प्लस Q, और एक दूसरा भी है वो भी प्लस Q, और एक और चार्ज है विच इज माइनस Q, ठीक है। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2R है, और ये एग्जैक्टली मिडवे में रखा हुआ है, दिस इज R, ठीक है। सो इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज 0 and find ratio Q by Q. What is the ratio they have? So how will you solve? बहुत इजी है। कितने चार्जेस हैं? 3, तो ग्रुपिंग करिए, 3 पेयर बनेंगे, तीनों पेयर की पोटेंशियल एनर्जी ऐड करके 0 कर दीजिए, आपको रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास। इसे आप 1 मान लें, इसे आप 2 मान लें, इसे आप 3 मान लें, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 2, पोटेंशियल एनर्जी 1 3, पोटेंशियल एनर्जी 2 3 इक्वल टू 0। तो 1 2 के लिए सबका 1/4πε0 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो पहला आ जाएगा मेरे पास Q इंटू Q। पोटेंशियल एनर्जी में चार्जेस को साइन के साथ रखना है। यू कैन नोट दैट इन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी पुट चार्जेस विथ साइन, ओके। सो एक प्लस था एक माइनस था, तो माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाई सेपरेशन इज R, प्लस दूसरा पेयर मैंने बनाया 1 3 का, तो वो आ जाएगा मेरे पास Q इंटू Q डिवाइडेड बाई सेपरेशन 2R, प्लस तीसरा आ जाएगा माइनस Q इंटू Q डिवाइडेड बाई सेपरेशन R 2 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ जा रहा है, आई हैव माइनस ऑफ Q प्लस Q स्क्वायर बाई 2, then minus of Q equal to 0. So I get 2QQ equal to Q square by 2, एक कैंसिल, तो मुझे चाहिए स्मॉल q by कैपिटल Q, so it is coming 4 divided by 1. So this is my answer. Okay? बेसिक से क्वेश्चन था। लिखिए एक और कर लेते हैं अपन क्वेश्चन। तो यहाँ वो सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जो मैंने आपको ग्रेविटेशन में करवाए थे। All the questions can be framed here the same way. तो कुछ एक मैं ले रहा हूँ, बाकी आइडियाज आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपको लग जाएगा। तो लिखिए, ए प्रोटॉन moves from a large distance with speed u directly towards
a free proton directly towards a free proton initially at rest. Find minimum separation between them. Given m is mass of proton, E is charge on proton. Small m आपको mass of proton दिया गया है, and E, which is also a symbol, except there's a general symbol basically, small e, whose value is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. देखिए कैसे करेंगे. तो आपके पास एक प्रोटॉन है, this is a proton 1, and this is projected towards a free proton here. This is proton 2, and the separation between them is infinite. Proton 2 is at rest, and the proton 1 is projected towards it with speed u. So what will happen? जैसे जैसे ये इसके पास जाता रहेगा, due to the force of repulsion, proton 2 भी move करना स्टार्ट कर देगा. Yes. So there will be a time जब प्रोटॉन 1 सपोज यहाँ आ गया होगा और प्रोटॉन 2 आगे मूव कर गया होगा कुछ यहाँ पे, और इनके बीच का सेपरेशन r होगा. तो सेपरेशन मिनिमम कब होगा ये आप जानते ही हैं. सेपरेशन विल बी मिनिमम when velocity of separation या velocity of approach will be 0. मतलब v relative will be 0, मतलब v1 equal to v2. तो वो इंस्टेंट जिस पे कि इन दोनों प्रोटॉन्स की स्पीड क्या आ जाए, सेम, ठीक है, उस टाइम पे उनके बीच का जो सेपरेशन है वो मिनिमम होगा. ठीक है. सो आर मिन, इसे मैं सपोज आर नॉट बोल दे रहा हूं जिसके लिए हम सॉल्व करेंगे. तो आप समझ पा रहे हैं ऐसे क्यों हुआ. प्रोटॉन 2 को स्पीड कहां से मिली, क्योंकि प्रोटॉन 2 पे कॉन्स्टेंटली प्रोटॉन 1 रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है. प्रोटॉन 1 के पास काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो आगे जा रहा है. प्रोटॉन 2 भी भागना चालू कर देगा अपनी लोकेशन से. स्टार्टिंग में प्रोटॉन 2 की स्पीड 0 थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही है. प्रोटॉन 1 की स्पीड u थी जो धीरे धीरे कम हो रही है. एक सेपरेशन आएगा जब उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इक्वल. ठीक है. सो दैट विल बी द मिनिमम सेपरेशन. तो ये आपके लिए इनिशियल हो गया, ये आपके लिए फाइनल हो गया. बिंदास आप क्या यूज करिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसा ग्रेविटी में किया करते थे अपन. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और डेफिनेटली किसकी यूज करेंगे यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिस्टम की. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. नेग्लेक्ट ग्रेविटी, वी आर नॉट कंसीडरिंग ग्रेविटी. सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी व्हाट, सिस्टम की लिखनी है आपको. तो ये टर्म आपके लिए आ जाएगा हाफ ऑफ mu स्क्वायर प्लस 0. प्रोटॉन, दूसरे प्रोटॉन के पास नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल is 0 because separation is infinite. Kinetic energy final, it will be half of mv square plus दूसरे का भी वही स्पीड हो गया है, half of mv square. Yes. And final, this potential energy, it will be 1 by 4 pi epsilon naught. दोनों के चार्जेस E है और उनके बीच का जो सेपरेशन है उस टाइम पे वो r naught है. So this is what you get. So we will solve. तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, half of mu square is equal to mv square plus 1 by 4 pi epsilon naught e square divided by r naught. अब इसमें अननोन्स देखिए आप, देयर आर 2 अननोन्स. v भी नहीं पता हमें, एक v अननोन है और दूसरा अननोन r naught है. सो दीज आर 2 अननोन्स. इक्वेशन तो एक ही है, बट आप देखिए फॉर सिस्टम ऑफ बोथ प्रोटॉन्स, दोनों प्रोटॉन्स को अगर आप सिस्टम कंसीडर कर लें तो फिर आपके पास क्या एक रिलेशन पता है आपको, इसकी F नेट एक्सटर्नल, दे आर अप्लाइंग फोर्सेस ऑन ईच अदर, इज 0. इसलिए आप क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज वेल एज एंगुलर ऑल्सो. बट एंगुलर तो 0 ही आ जाएगा, एक का दूसरे के अबाउट इनिशियल फाइनल तो लिखने की जरूरत
नहीं है तो लीनियर मोमेंटम से काम चल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं L इनिशियल, आई एम सॉरी, P initial will be equal to P final of system. So you will write m into u plus 0 equal to m into v plus m into v, taking right as positive. So I got this v as u by 2, which is my second equation. Now I can easily solve for r naught. So this is what I have to do. So I will write half of mu square, half of mu square is equal to m into u by 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर नॉट। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एम यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई 4 प्लस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। अब आपको आर नॉट चाहिए, इसे इधर लेके आ जाइए, तो आपको मिल जाएगा एम यू स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अगर हम यहाँ से देखें तो आपका जो आर नॉट है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इट विल कम आउट टू बी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई epsilon naught m into u square. So this is the minimum separation you will get. ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि हमने कैसे सॉल्व किया है. So then we'll move to our next question. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा टनल बना दिया हमने. तो अर्थ और वो मास वाले जो क्वेश्चंस करवाए थे वो सारे के सारे यहां भी बन जाएंगे. वहां पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता था, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी रह सकता है. ठीक है, तो मैं सारे तो नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बाकी आइडिया वही है. तो सपोज एक प्रोटॉन है, दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और चार्ज है इसके पास Q, रेडियस है R. एक प्रोटॉन ही ले लीजिए जिसका चार्ज E है और मास m है, उसे मुझे प्रोजेक्ट करना है कुछ स्पीड v से. ठीक है, ये पॉइंट A है और ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट B है. ठीक है, एंड आई एम आस्किंग फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v such that it reaches पॉइंट B. अब मुद्दा है व्हाई आई नीड द स्पीड. अर्थ के केस में तो चाहिए ही नहीं होती थी, क्योंकि अर्थ तो अट्रैक्शन वाला सिस्टम था. ये मैंने प्रोटॉन ले रखा है, दिस इज ए प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, सो दे विल रिपेल ईच अदर. यस, दिस द सेंटर. तो आपको फील्ड की डायरेक्शन पता है, फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड. किसका फील्ड है ये? स्फीयर का. तो आप सोचिए ए से लेके ओ तक आने में उसे क्या होगा, ए से लेके ओ तक आने में वो स्लो डाउन करेगा, तो जैसे ही ओ को क्रॉस कर जाएगा ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी. तो आपको बी तक नहीं पहुंचाना है, आपको ओ तक पहुंचाना है. ओ तक पहुंचा दिया, आपका काम हो जाएगा. ठीक है, सो हम यहां पे लिख लेंगे, इफ प्रोटॉन क्रॉसेस पॉइंट ओ देन it will reach B. ओके, तो जस्ट उसे O तक पहुंचा दो. तो यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम A to O. ठीक है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. स्फीयर को मैं फिक्स्ड मान रहा हूं. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपके पास हाफ ऑफ
m into v square, potential energy initial, charge on proton into potential of sphere at surface, ठीक है. Kinetic energy final 0, potential final, charge potential of sphere at center, या ऐसे लिख लेते हैं potential of sphere at A, potential of sphere at O. This is how I'm writing potential energy. So half of m into v square plus E. What is potential at the surface of sphere? It is q by r is equal to 0. What is at center? It is 3 by 2 times. So 3 by 2, 1 by 4 pi epsilon naught q by r और साथ में E मल्टीप्लाइड है ही. तो आपके पास आ गया हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू 3 क्यू ई डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. So you need V, take it to that side. So you will get half of mv square is equal to, you will get QE divided by 8 pi epsilon naught r after solving, and your V will be equal to this QE divided by 4 pi epsilon naught r और m और इसका क्या स्क्वायर रूट. दिस विल बी योर आंसर. आपको कम से कम इतनी स्पीड देनी चाहिए उसे एट पॉइंट ए सो दैट इट कैन रीच टू द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट. तो यहाँ पे कुछ मून और अर्थ जैसा क्वेश्चन हो गया ये कि आपको नल पॉइंट क्रॉस कराना है, आपको ये पॉइंट क्रॉस कराना है जहाँ फील्ड 0 है. ओके वेल, तो और भी क्वेश्चंस इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप होमवर्क में उनको सॉल्व कर लेंगे. अगर डाउट रहे तो हम डिस्कशन में कंसीडर कर लेंगे. चलिए, तो अभी हम नए पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो हमने ग्रेविटेशन में नहीं देखा था. ऑलराइट, सो अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर. ठीक है, इसे हम सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर. नाउ ये क्या होता है, ग्रेविटेशन में हमने इसकी बात नहीं की थी, बट क्वेश्चन वहां भी फ्रेम किया जा सकता है इस टाइप का. सो व्हाट इज सेल्फ एनर्जी मीनिंग? पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज की वजह से डिफाइन नहीं होती है. इट इज डिफाइंड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस देयर. सो एक हॉलो स्फीयर आप अगर विजुअलाइज करें, ठीक है, उस पर टोटल चार्ज हम लिखते हैं Q है. जैसे हॉलो स्फीयर अपन लिखते हैं चार्ज Q, रेडियस R, टोटल चार्ज इज Q, बट इज इट प्रेजेंट एट ए सिंगल लोकेशन? नो, इट इज प्रेजेंट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर सरफेस. यस, यस. एंड हाउ मेनी such point charges are there? Infinite point charges. So each charge is very small. There are very dq ऐसे कितने dq इस पे placed हैं? Infinite. Now you check, there are, अब ये dq का इसके साथ potential energy होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, सबके साथ होगा कि नहीं इस dq का? There are infinite pairs, small pairs contributing to small potential energies. So there must be a total energy which this sphere has. Are you understanding this? Okay? ये एनर्जी आई कहां से? आपको पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन पे ले चलते हैं जो ग्रेविटेशन में मैंने लिखवाई थी कि पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ऑल दीज मासेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन कॉन्फ़िगरेशन. तो यहां पे क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, इट इज the minimum work done by external agent in bringing these small point charges from infinite separation to this configuration. या फिर फील्ड के लिए बोलोगे तो उसमें बस नेगेटिव टर्म आ जाएगा.
It is work done by the negative of work done by electric field in bringing these charges from infinite separation to the given configuration. और यही स्टोर हो गया इसका किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. So let us discuss how we will find potential energy of hollow sphere due to itself, due to its charge. No other agent is there. Okay? But होनी चाहिए कि नहीं? I hope आप लोग ये समझ पाए कि इसके पास ऐसी एनर्जी होनी चाहिए. ठीक है, दैट वाज द एम बेसिकली. तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग बना लें, समझा लें खुद को. कुछ पॉइंट्स लिखने हो तो आप लिख लें इस डिस्कशन में से. तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, वील गो बाय डेफिनेशन. तो हम क्या सोचेंगे कि एक डी क्यू चार्ज है जिसे इसके सेंटर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है और उसे कहाँ असेंबल किया जा रहा है, उसकी सरफेस पे. स्टार्टिंग में इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो एक डी क्यू जिसे इनफाइनाइट से उठा के इसकी सरफेस पे रखा मैंने, मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना है. समझ रहे हैं कि नहीं? ओके. बट मैंने डी क्यू असेंबल कर दिया, अब इसके पास डी क्यू आ गया चार्ज. अब मैं अगला डी क्यू जब लेके आऊंगा उसे लाने में मुझे काम करना पड़ेगा. हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट डी क्यू उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा. ठीक है, समझ गए होंगे. एंड दिस डिस्कशन इज नॉट फॉर नीट स्टूडेंट्स, यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आपको ध्यान रखना होगा. ठीक है. सो नाउ मैं क्या सोच रहा हूं, मान लो हमने जीरो से स्टार्ट किया, इस पर कोई चार्ज नहीं था. मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस स्फीयर के पास चार्ज क्यू आ गया. तो मैं लिख रहा हूं लेट एट एनी टाइम चार्ज ऑन द स्फीयर इज क्यू. और ये जो क्यू है वो एक पॉइंट पे नहीं है, इट इज असेंबल्ड. हर बार जो भी चार्ज आ रहा है उसे अपन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं उसकी सरफेस पे. सो इट इज क्यू इज ऑन द एंटायर सरफेस. ओके. Now another charge dq is brought from infinite to the surface of the sphere. ठीक है. So we can write, एक्सटर्नल एजेंट से भी जा सकते हैं, फील्ड से भी जा सकते हैं. हम फील्ड से जा रहे हैं. स्मॉल वर्क डन बाय फील्ड इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सरफेस, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस चार्ज इनटू पोटेंशियल एट सरफेस माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट. अब ये पोटेंशियल किसकी वजह से होगी, पोटेंशियल ड्यू टू द सोर्स विच इज स्फीयर, ड्यू टू द स्फीयर. तो स्फीयर पे जो ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है वो लोग पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे हैं और डी क्यू मूव करके आ रहा है, तो इस पर कुछ इतना वर्क कर रहा होगा फील्ड. सो डी डब्ल्यू बाई फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू एस द सरफेस, it is minus of dq. V potential at surface, it will be 1 by 4 pi epsilon naught q divided by r. Minus at infinite, it is 0. So what I got is minus of, you can write 1 by 4 pi epsilon naught with the minus q dq divided by r. So this is the small work of field from infinite to s. Now the total work in bringing charges from infinite to surface will be the integral of this expression, which is minus of 1 by 4 pi epsilon naught q dq divided by r. Now वेरिएबल इज q, तो मैं चार्ज स्टार्टिंग में 0 था और फाइनली मैं इसे कहां तक चार्ज करने वाला हूं, कैपिटल Q तक. तो टोटल वर्क मुझे कितना लगेगा, वो मुझे लगेगा इनफाइनाइट टू सरफेस माइनस ऑफ 1 by 4 pi epsilon naught r बाहर आ गया, q का इंटीग्रेशन q square by 2 from 0 to q. So I'll get this number as minus of 1 by 8 pi epsilon naught r, और ऊपर जो टर्म है वो q square. So this is the work done. Now what is potential energy is negative of work done by field in bringing charges from infinite to the given configuration.
So it is minus minus becomes plus. So q square divided by 8 pi epsilon naught r, I call it self. So this is the self energy or the potential energy of a hollow sphere uniformly charged. How much it is? Q square divided by 8 pi epsilon naught r. I hope you understood the derivation the way we did it. Okay, you can note down and remember this. तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, how much minimum work is needed in order to assemble charges on a hollow sphere in uniform manner? This is the amount, q square by 8 pi epsilon naught r. Okay, well, so is it easier to assemble charges on a smaller radius sphere or larger radius sphere? It is easier to assemble charges on a larger radius sphere. ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जो रिपल्शन है वो कम रहेगा. अब देखिए, चार्ज अगर नेगेटिव भी रहा होता तब भी यहाँ पे ये स्क्वायर हो रहा है, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नो मैटर वेदर स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. सो सेल्फ एनर्जी पॉजिटिव ही आएगी. ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव आती इसका मतलब क्या होता था कि भाई इनफाइनाइट से चार्जेस खुद से ही उठ के आ गए, यहाँ पे कोई एफर्ट ही नहीं लगा, जैसा मास के केस में होता है बाइंडिंग सिस्टम्स में. These are not binding system. आप स्फीयर के ऊपर चार्जेस अगर दे रहे हैं प्लस प्लस प्लस, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, नॉट अट्रैक्टिंग. तो वो तो डिसमेंटल होना चाहता है, ठीक है, बिखरना चाहता है, पर कोई है जो उसे रोक के रखता है. वो हम कंडक्टर जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे. ठीक है, चलिए अब बिल्कुल इसी स्टाइल में देख लेते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर. ठीक है, सो डायरेक्ट हेडिंग लिख दे रहा हूं मैं. इसे अपन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर. इसके पास भी चार्ज Q है और रेडियस R है. ठीक है, तो व्हाट विल यू डू इन दिस केस? अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसके पास कोई चार्ज नहीं था सॉलिड स्फीयर के पास, और हम चार्ज ला रहे हैं, और चार्ज असेंबल कैसे कर रहे हैं? हाउ आर वी असेंबलिंग द चार्जेस? वी आर असेंबलिंग इन सच ए वे दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर वॉल्यूम. तो इस बार सरफेस नहीं, फ्रॉम सेंटर टू सरफेस हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है. तो आप सोचेंगे जैसे कि हम पहले 0 रेडियस के हॉलो स्फीयर की सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर थोड़ी बड़ी रेडियस के हॉलो स्फीयर की सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और बड़ी रेडियस के हॉलो स्फीयर की सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, एंड देन वी विल गेट ए ब्यूटीफुल यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर. यस, सो लेट्स थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट. तो मान लीजिए आपने ऑलरेडी इतना बड़ा सॉलिड स्फीयर बना लिया है by assembling the charges. So you have already made it to the radius r, or how much charge you have brought is Q. ठीक है, so let at any time the charge is distributed up to रेडियस स्मॉल r, और चार्ज कितना Q. अब आपको पहुंचना यहां तक है, ये आपका एम है कि आप इसके सारे स्पेस में चार्ज लेके जाएं, और ये स्पेस है जिसको आप टोटल चार्ज Q एंड रेडियस R तक जाना चाहते हैं. तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक अगला dq लेके आते हैं. ठीक है, और dq यहाँ पे जब लाते हैं तो आपकी रेडियस भी इंक्रीज करनी है. आपको यहाँ फिट नहीं करना है, उसे ऊपर फिट करना है, ताकि ये धीरे धीरे मेरा पूरा वॉल्यूम में फैल जाए. तो मैं जब dq लेके आया तो मैंने उसे जो असेंबल किया वो किन दो रेडियस के बीच में असेंबल किया? r से r प्लस dr के बीच में. ठीक है, r से r प्लस dr के बीच में. सो ये जो थिकनेस है वो dr, क्योंकि आपको वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी एक लोकेशन या सरफेस पे नहीं. तो ये dq इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया. चलो भाई, अच्छी बात है. अब इस dq को यहां लाने में वर्क कितना करना पड़ा वो देखिए. दिस इज इनफाइनाइट, सो द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय फील्ड इन ब्रिंगिंग दिस फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट लोकेशन
to that location which is radius r, it will be equal to what? Minus of this dq into the potential at the surface of this location, filhal minus potential at infinite. This is due to sphere. Alright, so what will you write? Minus of dq into potential at the surface. है तो ये भी सॉलिड, तो क्या लिखोगे आप? It will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, what? It will be q divided by small r minus infinite by 0 थी. So what I got this number as minus of 1 by 4 pi epsilon naught q dq divided by small r. This is the work done by field from infinite to r. Now in this case, r is also a variable. Radius is also gradually increasing. All right. So I will integrate. So the total work done by field in bringing infinite to the sphere. अब मैं surface नहीं लिखूंगा. From 0 to capital R आप जा रहे हैं. It will be integral of this expression q dq divided by r. आपको q को तो 0 से कैपिटल Q तक ले जाना है, पर R भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो यूज दिस आइडिया ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर दीजिए. क्या होगी? Q डिवाइडेड बाय क्या? 4/3 पाई आर क्यू. ठीक है. अब Q तो आपको पता नहीं है, फिलहाल रो कितनी है? टेल मी हाउ मच इज द रो? इट इज Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू एंड दिस इज कांस्टेंट. यूनिफॉर्मली चार्ज के केस में आपका रो कांस्टेंट है. सो डू वन थिंग, replace r with q. So what will you have? You will get rq is equal to 3q divided by 4 pi rho. So what will be r? It will be 3q divided by 4 pi rho की power 1/3. ठीक है. So what I will get here is the work done by field in bringing charges from infinite to sphere is minus of 1 by 4 pi epsilon naught integration of q dq divided by 3q divided by 4 pi rho की power 1/3. और आपको जो q है वो कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है? कैपिटल Q तक. अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते थे, आप चाहते तो फिर Q को किसके टर्म में ले आते? R के टर्म्स में. वो भी परफेक्टली काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए फिलहाल अपन इसे सॉल्व करते हैं. तो ये आएगा अपने पास माइनस ऑफ 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई रो ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 भी आ गया 1/3. अंदर बचा Q और डिवाइडेड बाई Q की पावर 1/3. सो 1 माइनस 1/3 कितना बचेगा? 2/3 इंटू डी क्यू फ्रॉम 0 to Q. सो कीप दिस टर्म्स इंटैक्ट. हमें काम आएंगे 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई रो डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/3 इंटू ये हो जाएगा Q की पावर 2/3 प्लस 1 यानी कि 5/3 और ये भी कितना हो जाएगा? 5/3 फ्रॉम 0 to कैपिटल Q. ठीक है. तो अपने पास आ गया माइनस ऑफ 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई रो बाई 3 की पावर 1/3 इंटू 3/5 इंटू Q की पावर 5/3. अब ये घटिया सा लग रहा है अपने को टर्म, इसमें अपन रो रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है. तो रो कैन ऑल्सो बी रिटन एज कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू. यस. सो पुट दिस रो हियर. So what will be the work done by field from infinite to sphere? So it will be minus of 1 by 4 pi epsilon naught into 4 pi by 3. रो की जगह पे क्या लिखोगे? Q डिवाइडेड बाय 4 pi by 3 आर क्यू की पावर 1/3 इंटू 3/5 Q की पावर 5/3. ठीक है. सो इसे मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं इसे आगे सॉल्व कर सकूं एंड आई विल हैव आंसर. आई थिंक अब इंटीग्रेशन से तो आपको डर नहीं लगता है. अगर लगता है तो
दूर करिए उसको, दोस्ती करिए उनसे, ठीक है। फॉर जेई स्टूडेंट्स आई एम सेइंग, नीट वाले लोगों को ज़्यादा इंटीग्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो W E infinite to S is equal to, अब देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, आप लोग भी कर सकते हो ये सब। तो मुझे मिल गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई R इंटू 3/5 इंटू Q की पावर 5/3, ठीक है। तो देखते जाओ भाई, तो 1/3 प्लस 5/3 6/3 यानी Q की पावर 2, तो यह आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R, और साथ में 3/5 का टर्म आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो what will be the potential energy? Will be the negatives of this term. So you will get minus will become plus 3, आप चाहे तो 5 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3Q स्क्वायर बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि U सेल्फ ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर is equal to 3/5 times U self of hollow sphere of same radius, ठीक है। It is 3/5 times, so it requires greater work to construct a solid sphere having uniform mass density, having same total charge, same radius as compared to बेसिकली उसका रिजल्ट हमारे पास कितना आया था, 1/2 आया था, विच इज 0.5, और यहाँ पे आ रहा है 3/5। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया है क्योंकि यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, वहाँ पे आया था वो 1/2 और ये आया है 3/5, ठीक है। मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ, U सेल्फ ऑफ हॉलो कितना आया था बच्चों, it was half of 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ U सेल्फ, तो ट्वाइस ऑफ U सेल्फ यहाँ पे आएगा, तो ये 3/5 की जगह 6/5 आएगा, ठीक है। वो ध्यान रखें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो अच्छा, सो आप देख पा रहे कि सॉलिड स्फीयर की जो सेल्फ एनर्जी है, हैविंग सेम टोटल चार्ज एंड रेडियस, इट इज ग्रेटर देन सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर। अदरवाइज इट्स अप टू यू, आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं, U सेल्फ ऑफ सॉलिड एंड U सेल्फ ऑफ हॉलो एज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। ओके चलिए मिटा दूं इसे। अब चलिए एक काम करते हैं, समझते हैं कि ये जो एनर्जी है वो सच में है कहाँ पे, उससे वर्क कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये भी समझिए आप कि एनर्जी, जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। जैसे अर्थ प्लस दिस मार्कर सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल है भाई, अब है और हाँ जी है, और ऊपर ले जाऊं तो है, हाँ है, क्योंकि जहां तक भी अर्थ का फील्ड है वहां उस फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगी तो उस सिस्टम में क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन फील्ड, आप ये फैक्ट याद रखें। तो ये आपका हॉलो स्फीयर है, ठीक है। हॉलो स्फीयर
जिसकी सेल्फ एनर्जी आपने निकाली है यू सेल्फ एस क्यू स्क्वायर, या फिर आप इसे ऐसे ध्यान रख लीजिए, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, मुझे पता है अंदर जो फील्ड है वो 0 होता है और बाहर का जो फील्ड है वो आप जानते हैं किस तरीके का रहता है। सो ई आउट, ये ई इनसाइड है, ये ई आउट है, ये रहता है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एट एनी डिस्टेंस एक्स। यस, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो कहाँ से कहाँ तक स्टोर्ड होती है, इनफाइनाइट से लेके सरफेस तक। ठीक है, इस पूरे जोन में पोटेंशियल एनर्जी रहती है बिकॉज ऑफ दिस फील्ड, और उसकी वैल्यू कितनी है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब सॉलिड में देखिए, दिस इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, सेम चार्ज, कंसीडर सेम चार्ज, इसका भी चार्ज और रेडियस क्यू आर ले लीजिए, इसका भी चार्ज और रेडियस क्यू आर ले लीजिए। बट इसमें आप पाएंगे कि यहाँ अंदर भी कुछ फील्ड होता है और बाहर भी कुछ फील्ड होता है, पर बाहर का फील्ड जो है वो ऐसे ही दिखता है, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर आउटसाइड। अंदर का फील्ड मैं रो के टर्म्स में लिख दूं, रो एक्स डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ तक स्टोर रही होगी, यहाँ से लेके सरफेस तक भी होगी और सरफेस से लेके सेंटर तक भी होगी इन द एंटायर। ठीक है, तो इसकी जो सेल्फ एनर्जी है यू सेल्फ ऑफ सॉलिड, वो जो आपको पास निकल के आई है, इट इज 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर। दिस इज अंदर बाहर मिला के पूरी। ठीक है, तो दिस इज यू सेल्फ इनसाइड प्लस यू सेल्फ आउटसाइड। ठीक है, दोनों मिला के, और ये कितनी निकल के आई है आपके पास, 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर। अब नाउ यू सेल्फ आउटसाइड इस फील्ड के हिसाब से डिसाइड हो रही है, जो कि यहां और यहां सेम है। इसका मतलब जो हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी है वो यू सेल्फ आउट होगी सॉलिड स्फीयर की। तो यू सेल्फ आउट ऑफ सॉलिड स्फीयर वो कितनी हो जाएगी आपके पास, हाफ ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर। तो इस आइडिया को यूज करके आप यू सेल्फ इनसाइड, यानी जो अंदर फील्ड है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, विल बी डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स, विच इज 3/5 minus 1/2 1/4 pi epsilon naught q square by r. So what will you have? You'll have 1/10. Yes, 1/10 1/4 pi epsilon naught q square by r. So this much energy is stored inside the sphere, and how much is stored outside is this q square by 2 into 4 pi epsilon naught r. I hope it is okay with you. ठीक है, एक छोटा सा आइडिया है और मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं उस पर बेस्ड, तो वो आप करके रखिए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको यहाँ पे। जो मैं रिजल्ट अभी आपको बता रहा हूं उसका डेरिवेशन मैं आपको कैपेसिटर चैप्टर में बता दूंगा कहां से आता है। फिलहाल आप इसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के जैसे ट्रीट कर लीजिए। तो मैं बात करने जा रहा हूं समथिंग कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है, और किसी लोकेशन पे मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर किया। दिस इज ए स्मॉल वॉल्यूम, जैसे मैं dv से लिख रहा हूं, ठीक है, dv,
और फील्ड जो है वो इसी वॉल्यूम की लोकेशन पे फील्ड की वैल्यू E है। फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी? सो लेट अस राइट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम dV is du. So I define potential energy density इसे मैं स्मॉल u से डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। कैपिटल U पोटेंशियल एनर्जी के लिए, स्मॉल u पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इट विल बी डिफाइंड एज du डिवाइडेड बाय dV। Remember, small potential energy divided by the volume in which it is there, ठीक है। So how will I write this term? I will write U as, and this, ये जो रिजल्ट है अभी मैं लिखने वाला हूं, it is, I will not prove it right here, but this is what it is, half of epsilon naught into E square, ठीक है। So where E is field inside at the location of volume। अच्छा, अगर वॉल्यूम मैंने बहुत बड़ा ले लिया और उस एंटायर वॉल्यूम में फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तब भी ये काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो फिर जो फील्ड डेंसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है, वो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग आएगी, ठीक है। सो दिस इज द टर्म, दिस इज द फॉर्मूला विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी per unit volume, and the expression goes like half epsilon naught E square, where E is the field inside the volume, okay। जैसे इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं करके, फिर आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक इनफाइनाइट प्लेन है, दिस इज इनफाइनाइट प्लेन, मैं बना नहीं रहा हूं, दिस इज हाउ इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू बोर्ड, और इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, ठीक है। और इससे कुछ डिस्टेंस पे मैंने एक क्यूबिकल वॉल्यूम बनाया, cubical volume of side length A. So my question is, find potential energy stored in this cubical volume. So how will you write? It's simple. मुझे पता है what is field inside this cubical volume is E. Yes. Field constant है throughout the volume, so I can write potential energy stored in the volume will be equal to potential energy density into volume, and potential energy density is half of epsilon naught E square into the volume is A cube. So can I write, and what is E? E is sigma divided by 2 epsilon naught. So potential energy will be equal to this half of epsilon naught E square। अच्छा, अब E की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, विच इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू A क्यूब। सो ये आ जाएगी आपके पास सिग्मा स्क्वायर A क्यूब डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। दिस मच पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस स्मॉल वॉल्यूम। अब ये क्यों कर पाए हम? क्योंकि ये फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। पर अगर फील्ड वेरिएबल होता तो फिर हमें उसे इंटीग्रेट करना पड़ता। ऑलराइट, सो अगर आप चाहें तो आप, मैंने जो सेल्फ एनर्जीज के डेरिवेशंस आपको करवाए हैं फॉर हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, यू कैन ट्राई दोज डेरिवेशंस विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। कुछ करिए, ठीक है, जो आपका दिमाग बोलता है कुछ यूज करिए इस टर्म को, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। मैं हिंट नहीं दे रहा हूं आज, ठीक है। What you have to do? You have to derive self energy of a hollow sphere is equal to q square by 8 pi epsilon naught r, and that of solid sphere is 3q square by 20 pi epsilon naught r, by using idea of potential energy density, which is energy per unit volume, half epsilon naught into E square. You know how the field varies for hollow sphere and solid spheres. So it's a homework for you, JEE students, NEET students. You just need to remember the formulas of self energy of hollow sphere
and self energy of solid sphere, nothing more. And you should also know what is the meaning of potential energy density. इससे ज़्यादा आपको यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है. So that's it. Thank you for this lecture.